नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 दिसंबर की करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस आज के दिन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे पास सेम सेक्स मैरिज, इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस, ई कोर्ट्स, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ब्लू बगिंग एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये है हमारे पास इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो सेम सेक्स है उस मैरिज को अलाउ कर दिया गया है इंडिया में। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर रहा है। अभी रिसेंटली ही जो हमारे जस्ट जो बने हैं अभी सीजेआई, दैट इज DY चंद्रचूड़, इन्होंने और बाकी जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इन सब ने यहाँ पर जो है वो अभी प्रेजेंटली इस चीज को यहाँ पर अलाउ किया है और इस पे जो है वो आगे इसको लीगल बनाने के लिए भी कोशिशें की गई हैं। क्योंकि अभी ऑलरेडी एक्ट चल रहा है जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक है, तो उसके तहत यहाँ पर जो है वो एक प्ली दाखिल की गई है जिसमें DY चंद्रचूड़ और उसके अलावा यहाँ पर और भी लोग इस तरफ आके बैठे हैं। उन्होंने सबने यहाँ पर जो भी बोला है कि इस तरह के केसेस को ट्रांसफर कर दिया जाए। एक्चुअली में पहला जो सबसे पहला एक्ट है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। वो ये कहता है कि ये जो एक्ट है वो कहता है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा मैरिज के लिए और साथ ही साथ आपको डिवोर्स अगर कोई लेते हैं तो डिवोर्स के लिए भी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरा करवाना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर और सारे भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर विवाह संपन्न किया जाता है, अगर विवाह के समय ये वाली जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाती हैं, जैसे कि एक पक्षकार का जीवन साथी जीवित ना हो, मानसिक विकार के कारण कोई भी जो पक्षकार है विवाह के लिए वैध सहमति देने में असमर्थ है, किसी भी प्रकार का पागलपन के आवर्ती उसको दौरे पड़ते हैं, कुछ इंसेनिटी के दौरे हैं, या दोनों ही पक्षकार निषिद्ध रिश्ते की सीमा के भीतर ना हो, या फिर पुरुष ने 21 वर्ष और महिला ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तो इन सब चीजों के बीच में अगर हो जाता है तो आपको यहाँ पर विवाह की शर्तें पूरी हो जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 15 लिखा हुआ है, उसमें भी यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है यहाँ पर सेम सेक्स के कपल या ऑपोजिट सेक्स कपल ये के बीच में। ठीक है, सो ये तरीके की जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके ऊपर जजमेंट्स यहाँ पर दी है। सबसे पहले तो नालसा वाला जो एक्ट आया था, नेशनल लॉ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नालसा में जो ये एक्ट आया था जिसमें ये बोल दिया गया था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये थर्ड जेंडर है, ये थर्ड जेंडर डिक्लेयर हुआ है और इनके ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के लिए बेटर एक्ट्स भी बनाने चाहिए, जो कि सरकार ने यहाँ पर 2019 में बनाए भी थे। ठीक है, ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 को यहाँ पर पास भी किया है जिसमें उनके उनके राइट्स और उनके भलाई के लिए काम किया जाएगा और उनके लिए जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी वो डील करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है, वो यहाँ पर सारा कुछ देखेगा। ठीक है, देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर राइट टू मैरी, शादी को यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई भी चीजें हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वो आर्टिकल नंबर 141 के तहत हर एक के ऊपर बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एक और केस आया
नवतेज सिंह जोहार जजमेंट आई, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या यहाँ पर बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उनको भी यहाँ पर इक्वल राइट्स अधिकार होने चाहिए, उनको भी ग्रो करने का अधिकार होना चाहिए और वो भी एक इंडिविजुअल की तरह अपने आप की क्षमता को विकसित करें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एलजीबीटीक्यू जो समुदाय है उसके जो सदस्य हैं उनको समाज अगर जो है उनके साथ कोई गैर कानूनी या अनुचित व्यवहार ऐसा करे जिससे उनको एक तरीके से उनको प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर पूरी तरीके से अलाउड है, उनको भी सारी लिबर्टी जो है वो यहाँ पर अलाउ है। और यहाँ पर जुडिशरी की ड्यूटी है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों के राइट्स यहाँ पर प्रोटेक्ट होने चाहिए, या फिर एलजीबीटीक्यू कंपनी के राइट। ऐसे ही एक और केस आया, केएस पुट्टास्वामी, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 21, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ना आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये हमारा एक सबसे इंटीग्रल पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट राइट है। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। इसमें यही बोला था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें ये सारे अधिकार हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और इनमें से किसी भी अधिकार को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, किसी भी अधिकार को, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा बोला गया था, न्यायालय के द्वारा ये बोला गया था कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाले विवाह पर सारा का सारा जो है ये स्पेशल एक्ट वो लागू होना चाहिए, उनकी लिंग पहचान और किसी भी तरीके की उनकी जो है परवाह ना करते हुए जो है विवाह अधिनियम जो है वो सब पर यहाँ पर लागू होना चाहिए। ये जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है ना 1954 वाला, उसमें कोई जेंडर का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, जो है वो सब पे ही लागू होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए, हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने भी यहाँ पर बोला कि इस तरीके से हम लोगों ने एक्ट में क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्या उसमें होना चाहिए, इसमें काफी सारी जो है प्रॉब्लम आगे भी रही है। लेकिन वही है कि एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है ना उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक लॉ नहीं, उनके ऊपर एक लॉ यहाँ पर होना जरूरी है और ये बताना चाहिए कि जो सारे संविधान के अधिकार है, जो सारे मानव के अधिकार है, वो यहाँ पर भी सारी चीजें उनके लिए भी है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज आज भी हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर रखी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था, बढ़ते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की तरफ। सेकंड आर्टिकल हमें हमारा कहता है इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली ही हम लोगों ने जो है अभी चीफ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है उनको बुलाया गया है, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है आब्दे फल ए फतेह एल सीसी। इनको यहाँ पर जो है वो एक की नोट स्पीकर समझते हैं, सबसे ज्यादा एक मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर उनको सेलिब्रेशन के लिए बुलाया गया है। और सीसी जो है वो यहाँ पर पहली बार आएंगे 2020 के बाद से, 2021 और 22 में जो है कोविड की वजह से वो यहाँ पर आए नहीं थे। सो हमसे पता है क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, हमसे इस वाले पूरे में जो है इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशन है उनके ऊपर सवाल बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इंडिया और इजिप्ट के पहले के रिलेशंस कैसे हैं। सबसे पहली चीज तो मैं बात करूं, इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी सभ्यता है, इंडिया की हड़प्पा की सभ्यता और इजिप्ट की इजिप्शियन सभ्यता। साथ ही साथ जो अशोका है, अशोका के जो एडिक्ट्स हैं जो, उनमें भी आपको इजिप्ट के साथ, इजिप्ट के उस समय के जो राजा थे प्टोलेमी सेकंड, उनके साथ रिलेशंस थे। और अभी प्रेजेंटली टाइम पीरियड की बात करूं तो मैं धीरे धीरे जो है नाम फिलॉसफी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में जो है हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और वहां के प्रेसिडेंट नासिर, उनके साथ में यहाँ पर रिश्ते थे। और 1955 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन की गई है, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो है 2022 साल में इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन की 75th एनिवर्सरी यहाँ पर हुई है। सुएज कैनाल ट्रेड है, वहां से ट्रेड भी होता है। इजिप्ट जो है अगर हमें अफ्रीका तक पहुंचना है तो वो भी हमारा रास्ता वहीं से निकलता है। साथ ही साथ इंडिया का सपोर्ट भी हमेशा से ही इजिप्ट ने किया है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग G4 के चलते P5 जो है परमानेंट 5 कंट्रीज में हम लोग जो है चेंजेस की डिमांड कर रहे हैं।
साथ ही साथ इंडिया जो है डिफेंस और इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, जो कि इजिप्ट के एक्सपोर्ट्स के लिए हमेशा काम करेगा। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीन एनर्जी में भी काफी सारी चीजों में हेल्प करी है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एमएसएमई, कल्चर, काफी सारी चीजों में। और अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली हमारे कैसे रिश्ते रहे हैं, तो इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो हमारे रिश्ते हमेशा से ही जो है 1978 से हमने उनको एमएफएन का स्टेटस दिया हुआ है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ है। और अफ्रीका का सबसे अच्छा ट्रेड हम लोग जो करते हैं वो उन्हीं के साथ करते हैं, ठीक है, इजिप्ट में ही। हमने इनके साथ काफी सारे अग्रीमेंट्स को भी साइन किया है, गोल्डमैन सैशे, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, काफी सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर साइन किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.55 बिलियन डॉलर्स तक भी हमारा उनके साथ ट्रेड पहुंचा है। पैंडेमिक होने के बावजूद भी जो है वो काफी, सिर्फ 4.5 बिलियन तक ट्रेड गया है और उसके बाद 4.15। तो ट्रेड में कमी नहीं आई है, चाहे हमारा कोविड का भी यहाँ पे सिचुएशन आई थी, ठीक है। इजिप्ट का जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, वो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, और इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया वो इतना आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उनके साथ ट्रेड बैलेंस चल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन इनके साथ हमारी ठीक ठाक चल रही है, तो उस हिसाब से हमारा इनके साथ जो ट्रेड की बात करें तो वो रिलेशंस ठीक है। अगर वही मैं पॉलिटिकल बात करूं तो पॉलिटिकली में यहाँ पर काफी सारे एरियाज हैं जो कॉपरेशन के हैं, जैसे कि एम्बेसडर लेवल पे हो गया, एम्बेसडर बनाना शुरू किया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे हम लोगों ने सब सेलिब्रेशन किया, ये मैंने आपको बताया, 75th एनिवर्सरी हमने यहाँ पर सेलिब्रेट करी है। कोविड के बीच में क्राइसिस था यहाँ पर, रामदेसिविर जो हमारी मेडिसिन थी वो हमने इजिप्ट से मंगाई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, आईएसए, ठीक है, 2015 वाला, उसमें भी इजिप्ट यहाँ पर पार्ट है। कल्चरल तो बिल्कुल आपको पता होगा, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है दोनों, आपको पता है ये चीज। गांधी और साद जागहुल, ये जो है वो एक कॉमन व्यू शेयर करते हैं। नेहरू और आब्देल नासिर, मैंने आपको बताया इनकी फ्रेंडशिप है। योगा में हम दोनों का एक सेम ही योगदान है। मौलाना आजाद सेंटर जो है वो यहाँ पर बनाया गया ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में एक बेटर रिलेशन बनाए जा सके। तो ये तो हो गए हमारे काफी सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस। साथ ही साथ अगर मैं डिफेंस रिलेशंस की बात करूं तो डिफेंस रिलेशन में जो हमारा डिफेंस एक्सपो हुआ है गांधीनगर में आज अभी वाला, उसमें भी इजिप्ट ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे इनके साथ एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस भी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि डेजर्ट वॉरियर। कौन सी एक्सरसाइज होती है यहाँ पर आप पढ़ेंगे, टेक्टिकल एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर 2021 में हुई थी। एयरफोर्स के पायलट्स को, ठीक है, इजिप्ट के पायलट्स को हम लोगों ने ट्रेन किया है काफी समय तक, ठीक है। उनके साथ हम लोगों की जो है अभी एक और एक्सरसाइज होनी थी जो पोस्टपोन हो गई है, साइक्लोन वन के नाम से। ये एक्सरसाइज अभी पोस्टपोन हो गई है, साइक्लोन वन, जो कि बेसिकली ये भी स्पेशल फोर्सेस के बीच में होनी थी, पर यहाँ पर अभी हुई नहीं है वो वाली। पर ऐसे कई वाली एक्सरसाइज हम लोग उनके साथ शेयर करते रहे हैं। और बाकी इजिप्ट का बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि वो ना हमारे साथ जो हमारे इंडियन मेड्स आर्म है, हमारे इंडियन मेड आर्म्स, जैसे कि आकाश मिसाइल, हमारे हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, उनमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर मतलब वहां पर उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसा हमेशा से उनका इंटरेस्ट तो रहा है इस तरफ। बाकी चैलेंजेस भी काफी सारे हैं, जैसे कि चैलेंजेस आप देख सकते हैं, एंटी इसराइल है काफी सारे नेशंस, लेकिन इंडिया का रिलेशन है वो इसराइल के साथ अच्छे है, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। बायलैटरल ट्रेड को और बढ़ाने की जरूरत है, बैलेंस में चल रहा है पर वो कम अमाउंट में है। इजिप्ट हाउसेस बहुत लिमिटेड है इंडियन डायस्पोरा में, ठीक है, बहुत कम फैमिलीज हैं जो अलेक्जेंड्रिया या यहाँ पे रहते हैं। वो अराउंड, अगर मैं बात करूँ अभी कितने लोग वहां पे रहते हैं, वो है 3200 पीपल। सो काफी कम यहाँ पर इजिप्ट में इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। और जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो इजिप्ट की कैपिटल कायरो, वहां पे रहते हैं, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसका काफी ज्यादा दबदबा उतना रहा नहीं है, तो इस वजह से ये चैलेंजेस भी हैं। बट यस, अभी अगर मैं बात करूँ कि कैसे और बढ़ाया जा सकता है, वो यही है कि कल्चर को और अच्छा सा यूज करके कल्चरल लेवल के प्रोग्राम्स को यूज किया जाना चाहिए। और लुक वेस्ट पॉलिसी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया था, वैसे ही एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा बायलैटरल ट्रेड के ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को। प्लस इंडो पैसिफिक के साथ इंडो अब्राहमिक भी यहाँ पर जो है वो सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तो ये था हमारा इंडिया इजिप्ट के रिलेशन, जो हमारे लिए अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए बिकॉज ऑफ द रीजन कि आज के टाइम में प्रेजेंटली जो है हमारे उनको चीफ गेस्ट को के रूप में उनको बुलाया गया है।
इसलिए ये अभी प्रेजेंटली हमारे न्यूज में आने लग गए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ई कोड का प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली काफी सारे इसके अंदर नई नई वर्चुअल चीजें लॉन्च की गई हैं, जो कि सामने भी आपके लिखे हुए हैं। ये थर्ड फेज इसका लॉन्च किया गया है। थर्ड फेज यहाँ पर क्या बनाया गया, जिसमें कई नई चीजों को ऐड किया गया है। जैसे कि वर्चुअल जस्टिस क्लॉक रहेगी, ठीक है, जो कि सारे के सारे केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। एक ऐप भी बनाई गई है जहां पर क्या होगा कि हम लोग जो है केसेस के बारे में नजर रखना, केसेस से जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में नजर रखना, वो सब यहाँ से देख सकते हैं। फिर है डिजिटल कोड, जिसमें सारे के सारे अब जो भी रिकॉर्ड होगा वो एक साथ यहाँ पे दिख जाएगा, जिससे पेपरलेस कोड की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक वेबसाइट है S3 वेस्ट वेबसाइट, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अवेलेबल करवाई जाएगी। सारा का सारा इंफॉर्मेशन वहीं पर से ही चेक किया जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, ई कोड प्रोजेक्ट जो है वो 2017 से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि किस पे बात करता है, जो कहता है कि नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर आईसीटी जो होता है वो, उसमें हमें बढ़ावा देना चाहिए जुडिशरी लेवल पर। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, ये वाला पूरा जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हो ना, ये आपका आर्टिकल या तो एक मेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है सीधा कि ई कोड क्या होते हैं। तो ई कोड के बारे में आपको यहाँ पे समझाना होगा। तो ये ई कोड जो है ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, पूरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लॉ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। किसके लिए, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सारी इंफॉर्मेशन को अवेलेबल रखने के लिए। तो पहले जो उसका फेज हुआ है पूरा, वो क्या है, उसका मेन ही ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो डिजिटलाइजेशन पे बेस्ड होगा। और इसका जो फ्रेमवर्क भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है, उसमें सारी की सारी फीडबैक होना और लॉ के हिसाब से चलेगा। काफी सारी वो चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, हर जगह पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। बहुत सारी कमिटीज भी इसके ऊपर बनाई गई हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो मैं ये कहूंगी यही है कि यहाँ पर इंटरलिंक करा जाएगा सारे के सारे कोड्स का। कोशिश यही है कि सारे कोड्स को एक साथ इंटरलिंक यहाँ पर प्रोविजन प्रोविजन इसका दे दिया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इससे क्या होगा, ऐसी उम्मीद है कि इसके लिए जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हमारे सामने 3.27 करोड़ पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन पेंडिंग करोड़ जो है ये केसेस के अंदर, यहाँ पर जो है ये इसको क्लियर किया जाए। डिले जो होते हैं ना वो उसको कम किया जाए और लोगों का ट्रस्ट वापस से जुडिशरी में डेवलप किया जाए, जो कि जनता में कम हो गया है आज के समय में। इसके कुछ फेजेस हैं, वहां पे मैंने आपको बताया फेज 3 चल रहा है। तो इसके फेज 1 एंड 2 जो है वो इसी में डील कर रहे थे कि इनकी जजमेंट्स को भी फटाफट से ऑनलाइन अपलोड किया जाए, सारी जजमेंट्स को ई फाइल किया जाए। ठीक है, ताकि लॉयर्स और लिटिगेंट्स जो है उनको भी एक्सेस मिले यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जुडिशरी को अपग्रेड किया जाए, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है दो लोगों में फटाफट से चेंज कर ली जाए और एक्सचेंज कर ली जाए, और क्वालिटी भी उसके अंदर प्रोवाइड की जाए। फेज 2 जो है वो यहाँ पर नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, ये वही है। ये आपको ये भी बताता है कि सम्मन क्या है, कब यहाँ पर जो है आना है यहाँ पर। कोविड-19 के समय में भी इसने मदद करी थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिनकी प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती थी, अगर वो वर्चुअली होगा तो वर्चुअली यहाँ पर जो है कोविड के समय यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें पॉसिबल हो गई थी कि हम लोग मिल सके और सॉल्व कर सके केसेस को। बट वही है, प्रॉब्लम्स इसके अंदर भी काफी सारी हैं। अगर डेटा शेयर किया जाता है, ये इतने सारे लोग यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे, लॉयर्स भी होंगे, सारे के सारे जजेस और सब लोग अवेलेबल होंगे, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन रजाइम कुछ भी नहीं है अभी तक इंडिया में। बहुत सारे केसेस के अंदर डेटा प्रोटेक्शन का इशू आता है, ऑनलाइन हरासमेंट हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी का इशू, डेटा की चोरी हो जाना। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। लोकलाइज डेटा को यहाँ पर एक सेंटर में लाने की जरूरत है। 360 डिग्री प्रोफाइल अगर आप हर एक पर्सन की बनाओगे, तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट का सारा डेटा एक साथ इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक, अगर इस तरीके से यूज किया जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो टारगेटेड सर्विलेंस, लक्षित निगरानी, ये भी उनको मिल सकती है। बाकी यही है, इसमें बिल्कुल लास्ट में आप ये अपना लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर बिल्कुल जरूरत है कि सारे ई कोर्ट प्रोजेक्ट को लागू करे, लेकिन उसमें किसी की पर्सन की प्राइवेसी का इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि पुट्टा स्वामी केस में सेट कर दिए गए थे। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो हमारा बहुत फास्ट देती है जस्टिस को, अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं तो उससे हमारा आर्टिकल 21 कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी प्रिवेसी, ये भी हमें प्रोटेक्शन करने की जरूरत होगी।
ठीक है, तो ये है आपका ई कोड प्रोजेक्ट। इसके फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम है, तो वही आप कहेंगे कि इसके अंदर आप लिखेंगे भी तो आप इसमें यहाँ पर फायदों को ज्यादा गिनवाएंगे, ना कि नुकसान को। ठीक है, नुकसान में आप लोग यहाँ पर एक दो चैलेंजेस बता सकते हैं। बस इसके अंदर आप लिख सकते हो कि द एम जो है ना इसका, वो ये एम है कि आईसीटी की मदद से पूरे कोर्स को क्या कर दिया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स कर दिया जाए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स करते हैं ताकि जो भी नई जितनी भी चीजें हैं उसको लागू यहाँ पर किया जाए और जस्टिस डिलीवरी को और बेहतर बनाया जा सके। तो अब स्टार्टिंग में ही ये चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि पेपरलेस वर्क के ऊपर सरकार जा रही है। और जो S3 था, S3 वेबसाइट बताई थी ना, उसका मतलब क्या होता है, सिक्योर होनी चाहिए, स्केलेबल होनी चाहिए, नापा जा सके और सुगम्य होनी चाहिए। ठीक है, सुगम्य का मतलब एसेस कर सके उसको, एक्सेस कर सके उसको। ठीक है, और इंडिया का पहला ई कोर्ट कहाँ ओपन किया गया था, इंडिया का पहला ई कोर्ट ओपन किया गया था हैदराबाद। राइट, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है ई कोर्ट का पूरा प्रोजेक्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। ये एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है। ये इंटरनेशनल जो एक इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल की कमिटी है, ये क्या अभी हुआ है, इंडिया ने उसके अंदर जो है वो यहाँ पर उस चीज को जीता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन को। इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये है क्या चीज। ये एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, जिसमें 170 कंट्री से ज्यादा यहाँ पर काम करती है, 20,000 से ज्यादा एक्सपर्ट हैं। 1906 लंदन में इसको बनाया गया था। जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, ये और ज्यादा बेटर तरीके से जितनी भी हमारी जैसे आप कहते हैं ना आज के समय में, नैनो टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, मरीन एनर्जी, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी चीजों को यहाँ पर इस्तेमाल करके इसको और बेटर बनाने की कोशिश होती है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है और इंडिया को ही उसके अंदर अभी प्रेजेंटली जो है वो यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सब चीजों पे काम करती है। ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इससे जो एमसीक्यू वाला पेपर है ना उस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं इसके ऊपर कि ये क्या है, कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी, क्या इसका नाम है, कब हुई थी, ऐसे सब पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग जो है एक नया एक हैक निकल के आया है, ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग जो है ना कि ये अटैक है बेसिकली, जो कि ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस जो हम सब यूज करते हैं उनके ऊपर अटैक करता है, जो उसे कहते हैं ब्लू बगिंग, तब इसका नाम ब्लू से पड़ा है। ब्लू बगिंग का सीधा मीनिंग है जहां पर जो भी हमारे आसपास के जो भी ब्लूटूथ के कनेक्शन डिस्कवर होते हैं, उससे क्या होगा कि उससे वो हमारे जो है वो हैकर्स जो हैं वो हमारे टेक्स्ट मैसेजेस को, हमारी फोन कॉल्स को, इन सबको रीड कर सकते हैं, इन सबको जान सकते हैं और कोई भी उनका ट्रेस भी नहीं छूटेगा। तो ब्लू बगिंग एक तरीके से नया, एक स्मार्टफोन्स में ये प्रॉब्लम डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेटिंग्स में देखने को मिला है। ठीक है, अगर आपका कोई फोन जो है वो ब्लू बग्ड हो गया है, इसका मतलब वो जो हैकर है आपके सारे कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह को देख सकता है। ठीक है, इवन जो हमारे कहते हैं ना कि सबसे सिक्योर हमारे स्मार्टफोन्स हैं, आईफोन्स, उसमें भी ये चीज यहाँ पर जो है वो देखा गया है। ठीक है, तो यही है हैकिंग, यहाँ पर इस तरीके से 10 मीटर के रेडियस में आपको पूरा का पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन हैकर आपकी कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप कैसे चेक कर सकते हो इस चीज को, अगर आपका फोन एकदम से कनेक्ट हो रहा है और डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपके वो ऐसे फोन में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं है। साथ ही साथ आपका जो है जो आप जिन भी आप ऐप्स को नहीं जानते उनको आप अनइंस्टॉल करिए, अपने डिवाइस को पूरा वापस से चेंज करिए, मतलब उसके अंदर जो भी फैक्ट्री रीसेट है उसका वो चेंज करिए। ठीक है, और डेटा यूजेज में आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा स्पाइक होने लग गया है, तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ये ऐसे किया जाता है। साथ ही साथ इसको बचाया कैसे जा सकता है, बचाने के लिए वही, आप जो आपका कभी भी यूज ना हो तो आप हमेशा जो है वो ब्लूटूथ को ऑफ रखें। ठीक है, और अगर आपका कोई ब्लूटूथ डिवाइस है यूज में नहीं है तो उसको डिस्कनेक्ट करके रखें, अपने डिवाइस को बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में रखें। पब्लिक वाईफाई का जो भी सिक्योर नहीं होता उसको कम यूज करें, यहाँ पर वीपीएन का इस्तेमाल करें।
और साथ ही साथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उनको यहाँ पर अपने फोन में इंस्टॉल करके रखें। तो इन सब चीजों से क्या कर सकते हैं, बचा जा सकता है अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं तो। सरकार ने भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन वही है कि ये सारी चीजें जो है आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बहुत बढ़ती जा रही है। हैकिंग वगैरह, साइबर क्राइम जो है काफी चीजें बढ़ती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल की तरफ। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है ये एक तरीके के एडवांस तरीके के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, अभी ही बनाए हैं, जो कि 300 मेगावाट की कैपेसिटी रखते हैं, जिनसे क्लीन एनर्जी जैसी चीजों को हम बिल्टअप कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स हैं, ये न्यूज में है क्योंकि ये हमें पावर जनरेट करने में मदद करने वाले हैं। ठीक है, स्मॉल का मतलब क्या है, जिसका साइज काफी छोटा होना चाहिए। दूसरा, मॉड्यूलर का मतलब क्या है कि उसकी जो जो भी उसकी सिस्टम उसमें यूज किया गया है वो इस तरीके से होनी चाहिए जिसको असेंबल किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके, मीडियम साइज के हो, ताकि वो एक पावर जनरेशन की जो है वो फुल नीड को फुलफिल कर सके। और रिएक्टर वो न्यूक्लियर फिजन की हेल्प से जिनका क्या होगा, एनर्जी जिनसे प्रोड्यूस होती है। तो स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स 300 मेगावाट कैपेसिटी के थ्रू यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट आपको दिखेगा यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस तरीके का जो एक प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। ये है आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो कि एक बार आप इस पिक्चर में देख लीजिए। ठीक है, जिनका जो कैपेसिटी है वो काफी बड़ी हुई आपको मिलेगी। इसके फायदे भी हैं यहाँ पर। इससे फायदा क्या होगा, आजकल की टेक्नोलॉजी में जो है ये ऑन साइट बिल्ड होगा, तो उससे क्या है कि कंस्ट्रक्शन में टाइम कम लगेगा, हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर भी मिलेगी, और कार्बन का जो हम कहते हैं ना एमिशन होता है बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो ये यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव वैसे यही है इसका, इसी चीज को रिड्यूस करना। राइट एवरीवन, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के। लास्ट हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस के ऊपर। पढ़ेंगे सब लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब होता है। अगर कोई स्कीम है ऐसी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसका मतलब क्या होता है, आपको यही पढ़ना है। सबसे पहला तो क्वेश्चन कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं क्या ये स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती हैं। सेंटर की स्पॉन्सर्ड है, सेंटर उसको स्पॉन्सर कर रही है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो इसको यहाँ पर देखो, हमारे पास दो तरीके की स्कीम्स होती है, मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करा है। अपने पास दो तरीके की होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो कि फंडिंग कौन देता है, सेंटर और स्टेट दोनों देते हैं, जिसमें सेंटर का शेयर ज्यादा होता है, चाहे 90-10 का, चाहे 70-30 का, चाहे 75-25 का। 90-10 ऑलमोस्ट किन केसेस में होता है, नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरीज के केस में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर करते हैं, जैसे कि एमजी नरेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कराती है, पैसा कौन देता है, दोनों मिल करके। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि प्रॉपरली सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आता है। जो यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स होते हैं जैसे मुद्रा योजना, भारत नेट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराती है। ठीक है, तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और वो जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में आते हैं उनके टॉपिक्स पे, और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और सेंटर और स्टेट के बीच में फंडिंग शेयर होती है, बिल्कुल सही, सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलकली। कोलकली एक आर्ट का फॉर्म होता है, उसी के ऊपर ये सवाल किए गए हैं। कोलकली, कोलकली एक डांस फॉर्म होती है जो कि कहाँ पे की जाती है, जो है मालाबार रीजन जो है केरला का, वहां पर ये परफॉर्म की जाती है कोलकली। पिक्चर जरूर देखिएगा, इसको पूरा पता है कैसे परफॉर्म करते हैं। बहुत सर्कल्स में मूव करते हैं, बीच बीच में स्टिक्स होती हैं बहुत ज्यादा, उन स्टिक्स के आसपास जो है वो ऐसे लोग खड़े होते हैं, और ऐसे ये परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में इस आर्ट को कोलाकट्टम कहते हैं, और आंध्र प्रदेश में कोलामू कहते हैं, जो कि हार्वेस्टिंग सीजन के समय होती है। और इसका कुछ कुछ जो एक कॉपी किए गए हैं वो कलेरीपयट्टू से कॉपी किए गए हैं। कलेरीपयट्टू जो कि मार्शल आर्ट होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके की जो आर्ट फॉर्म्स है ना न्यूज में रहती है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉलेज वगैरह में भी स्टिक्स की हेल्प से जो है कोलकली, परिचल्ली,
इनको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? केरल के अंदर और लक्षद्वीप में, जो लक्षद्वीप भी साथ में है वहां पर भी। ठीक है, यहाँ पर कोल का मतलब ही क्या होता है, याद कर लो। कोल का मतलब ही स्टिक होता है। स्टिक की हेल्प से डांस किया जाता है, उसे कहते हैं कोलकल्ली। ठीक है, ये सारे सर्कल्स में रह करके स्टिक की हेल्प से डांस करते हैं। और ये ऐसी स्पोर्ट है, ये याद रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन आ सकते हैं। मेन कैन बी देयर, फीमेल को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। ये इसकी एक खास बात है। ठीक है, ये काफी पॉपुलर है वहां पर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सबको यहाँ पे? ये थे हमारे आज के सारे आर्टिकल जो हमने कंप्लीट करे हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है नेक्स्ट 3 दिसंबर की भी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।